नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। लक्ष्मीकांत कह रहा हूँ, लक्ष्मीकांत की आदत पड़ गई पढ़ाते पढ़ाते। एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी क्लास 9 की हिस्ट्री चल रही, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 है ये। तो पार्ट 3 में दोस्तों हम लोग जहाँ पे पिछली बार छोड़ा था वहाँ से चालू करेंगे। तो लास्ट टाइम पे जिस जगह पे मैंने इस वीडियो को छोड़ा था, आप उस जगह पे जाइए और वहाँ से इसको देखना शुरू करिए। लास्ट की वीडियोस देख लीजिए तो आपको आगे का चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे बात हो रही है ग्रेट फियर की। ग्रेट फियर का मतलब क्या हो गया कि पीजेंट्स जो थे, जो किसान थे, उनके अंदर एक डर बैठ गया था। डर था उनके अंदर। वो क्या डर था? डर ये था कि जो गांव के इलाके थे, जो आउटस्कर्ट्स इलाके थे, जो कंट्री साइड थी, वहां पे एक अफवाह फैली। अफवाह ये फैली, गांव गांव में अफवाह फैली कि जो मैनर है, मैनर मतलब दोस्तों कि जो लॉर्ड हुआ करते थे, जैसे इंडिया की सोसाइटी में जमींदार होते हैं ना, तो फ्रांस के जमींदारों को आप मैनर बोल सकते हो। तो ये बोला कि जो फ्रांस के जमींदार हैं मैनर, इन्होंने कुछ हुलिगन्स हायर कर रखे हैं, ब्रिगेड्स हायर कर रखे हैं, कुछ लठैत हायर कर रखे हैं, और इन लठैतों को इन मैनर्स ने भेजा है कि ये जो क्रॉप्स हैं जिनकी हार्वेस्टिंग होने वाली है, जिनको हार्वेस्ट करके लोग खाएंगे, इनको जला दो, ताकि ये जो क्राउड है ये एजिटेशन ना कर पाए। इस तरीके की एक अफवाह फैल गई लोगों के बीच में, और जब लोगों में अफवाह फैली, एक फियर बैठ गया। और जब ये फियर बैठा, तब पीजेंट्स के पास जब आपकी एग्जिस्टेंस पे बात आती है ना दोस्तों, जब आपकी इंडिविजुअलिटी पे बात आती है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये होस पिच फोक्स लेके उठे और इन्होंने अटैक कर दिया चैटिक्स पे। अब आप बोलोगे चैटिक्स क्या होता है? आई एम रियली सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं। ये एक कैसल होता है, यह एक बहुत बड़ा सा बंगला, एक रेजिडेंस, जहां पे एक राजा रहता है, यहाँ पे कोई नॉबलमैन रहता है, जमींदार, जो उस समय पे फ्रांस की सोसाइटी के बड़े बड़े जमींदार होते थे, वो रहते थे। मैनर क्या मतलब है? एन एस्टेट कंसिस्टिंग ऑफ लॉर्ड्स लैंड्स एंड इन मेंशन, मतलब एक जमींदार की जमींदारी। तो मैनर मतलब जमींदार और उसकी जमींदारी, इस तरीके समझिए जो कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो ये चीज थी। लॉर्ड्स ऑफ द मैनर मतलब जमींदार, मैनर मतलब उनकी जमींदारी। चैटिक्स जहां पे एक बहुत अमीर आदमी, एक रईस ज्यादा, किंग या एक नोबलमैन रहता है। चैटिक्स पे जब इन क्राउड ने अटैक किया, तो क्राउड को अटैक करने के बाद चैटिक्स के अंदर जो भी ग्रेन होर्ड करके स्टोर करके रखा था उसको लूट लिया। जो भी डॉक्यूमेंट्स थे नेशनल मैनोरियल ड्यूज के, उन डॉक्यूमेंट्स को जला दिया। लार्ज नंबर जो नॉबल्स थे वो भाग खड़े हुए अपने घरों से। बहुत सारे माइग्रेट करके नेबरिंग कंट्रीज में चले गए। तो लार्ज नंबर ऑफ नॉबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, मेनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज। भैया जब इस लेवल पे रिवॉल्ट चलने लगा ना, लुई 16 का दिमाग खराब हो गया। लुई 16 को लगा कि भैया ऐसे तो मेरी ताकत कुछ ही दिनों में चली जाएगी। तो लुई 16 को लगा एक काम करता हूं, मैं नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दे देता हूं। ओके, और लुई 16 ने बोला कि नेशनल असेंबली को रिकमेंडेशन दे रहा हूं, और कुछ हद तक नेशनल असेंबली की रिकमेंडेशन के हिसाब से ही मैं चलूंगा। तो जो भी नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, उस कॉन्स्टिट्यूशन को मैं सेपरेट करूंगा। ये बोल दिया किसने? ये बोल दिया आपका लुई 16 ने। ठीक है भाई। 4 अगस्त 1789 जैसे ही किंग मोनार्च ने बोला, भाई नेशनल असेंबली के लिए बड़ी बात थी, फ्रांस के लोगों के लिए बड़ी बात थी। उनको तो लगा कि हम कुछ जीत सा गए हैं, कुछ एक मोमेंट जीत लिया, और मोमेंट सही में जीत लिया था भाई। उस समय के मोनार्च को झुका दिया, बड़ी बात थी। तो ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 नेशनल असेंबली ने एक डिक्री इशू की, और डिक्री इशू करके उन्होंने जो फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस था उसको खत्म कर दिया। यानी कि ये जो टैक्स देने आपको चर्चेस को, ये खत्म। जो क्लर्जी को और ये जो बड़े बड़े जो लॉर्ड्स हैं, इनको टैक्स देने, ये खत्म। तो ये जो क्लर्जी थी, क्लर्जी को मतलब क्लर्जी से बोला गया कि पहले बात आप अपने प्रिविलेजेस छोड़िए। क्लर्जी मतलब जो रिलीजियस स्पिरिचुअल धर्मगुरु थे, तो इनको जितने प्रकार के प्रिविलेजेस बनते थे वो प्रिविलेज छीने गए। टिथे छीने गए। टिथे मैंने बताया था, टिथे एक ऐसा टैक्स था जो कि चर्च लगाता था। जितने भी लैंड चर्च की ओनरशिप के अंदर थे उनको कन्फिस्केट कर लिया गया। गवर्नमेंट की ट्रेजरी में 2 बिलियन लिवरे पहुंच गए। लेकिन एक बात रखिए, याद रखिएगा दोस्तों, ये जो नेशनल असेंबली बनी थी ना, ये अमीर लोगों से डोमिनेटेड थी। मैंने आपको बताया कि फ्रांस का जो थर्ड स्टेट था, उस थर्ड स्टेट में भी 3 तबके थे, और जो टॉप का तबका था जिसमें आते थे सबसे अमीर लोग, वो अमीर लोग डोमिनेट कर रहे थे नेशनल असेंबली में। तो फाइनली आप देखेंगे कि फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनेगी। जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, नेशनल असेंबली ने उसको 1791 1791 तक पूरा किया। मोनार्च की पावर्स को लिमिट किया गया। यह बोला गया कि एक आदमी के हाथ में एक लिमिट से ज्यादा ताकत नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं ताकत को सेपरेट करने की जरूरत है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बचने की जरूरत है। एक बात याद रखिएगा, अभी भी किंग को सीधे मारने पर नहीं उतरे हैं लोग। कहीं ना कहीं किंग की अथॉरिटी को लोग मान रहे हैं। उनके खून में गुलामी बहुत लंबे समय के लिए आ चुकी है।
नॉर्मल कर केसेस में किंग को अभी उड़ा दिया जाता है, लेकिन अभी के लिए किंग को दर्जा दिया है, मोनार्च माना गया है उनको। और कहीं ना कहीं 1791 में जिस प्रकार का सिस्टम बनेगा वहां पे किंग के पास एक वीटो पावर होगी उन डिसीजंस के ऊपर जो कि नेशनल असेंबली लेगी। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा हिसाब दिख रहा है कि 1791 में जो ड्राफ्ट तैयार हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या था। 28 मिलियन की फ्रांस की आबादी में से केवल 4 मिलियन को वोट डालने की आज़ादी थी। वो 4 मिलियन लोग पहले 50,000 इलेक्टर्स को चुनेंगे। ये 50,000 इलेक्टर्स 745 असेंबली मेंबर्स को चुनेंगे और नेशनल असेंबली जो बोलेगी वो किंग करेगा। नेशनल असेंबली के कुछ डिसीजंस में किंग इंटरफेयर कर सकता है। नेशनल असेंबली का कंट्रोल क्या होगा, मिनिस्टर्स के हाथ में होगा। तो मेन वो मिनिस्टर्स होंगे जो लीड करेंगे। हालांकि इन मिनिस्टर्स में भी सबसे अमीर तबका था थर्ड स्टेट का। तो ओवरऑल अगर आप डेमोक्रेसी की बात करो, ओवरऑल लोगों को इक्वलिटी देने की बात करो, तो इक्वालिटी अभी भी नहीं आई थी। क्योंकि इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि सारे तबके बराबर, और यहां पे थर्ड स्टेट के अंदर एक तबका डोमिनेंट था। फिर जजेस को भी वोट करके चुना जाएगा। तो भैया 28 मिलियन की आबादी में से 4 मिलियन को वोट डालने का अधिकार मिला। ठीक है, बहुत सारे एक्टिव सिटीजन्स थे, मतलब पैसिव सिटीजन्स यहां पे बहुत सारे हो गए जिनको वोट डालने का अधिकार ही नहीं हुआ। ओके, नो वोटिंग राइट्स, अबाउट 3 मिलियन को वोटिंग राइट्स ही नहीं मिले। फिर वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25 ईयर, जो 25 साल से कम के लोग थे, उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले। तो ये सब चीजें थी दोस्तों। ये 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, मतलब 25 साल के किसी भी इंसान, नीचे के इंसान को वोटिंग राइट्स नहीं है, चाहे वो चिल्ड्रन हो, वुमेन हो, यूथ हो। और 28 मिलियन में से केवल 4 मिलियन लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। तो बेसिकली ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 का, 1791 का, इसने नेशनल असेंबली को ताकत दी। और नेशनल असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। इनडायरेक्टली इलेक्टेड कैसे, कि लोग चुनेंगे इलेक्टर्स को और इलेक्टर्स चुनेंगे नेशनल असेंबली को। अब आप देखो दोस्तों यहां पे कि भाई यहां पे वोट डालने का अधिकार किसको है। वोट डालने का अधिकार उन मैन को है जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है। 25 साल से ज्यादा है और वो कम से कम टैक्स देते हैं कितना, इक्वल टू एटलीस्ट 3 डेज ऑफ अ लेबरस वेज। तो जो कम से कम 3 दिन लेबर की वेज के बराबर का टैक्स दे रहे हैं और उनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है, केवल उनके पास ये राइट है कि वो वोट डाल सकते हैं। बाकी सारे मेन और वुमेन पैसिव सिटीजन्स हो गए, उनको वोट डालने का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर आपको इलेक्टर बनना है, इलेक्टर का मतलब क्या है कि मान लीजिए 4 मिलियन लोगों ने वोट डाला, किसके लिए, 50,000 इलेक्टर्स के लिए। तो 50,000 इलेक्टर्स बनना है तो आप नॉर्मल वोट डालने वाले से ज्यादा टैक्स दे रहे हो। और अगर आप नेशनल असेंबली का पार्ट बनने का ख्वाब देखते हो तो आप बहुत ज्यादा टैक्स दे रहे हो। तो मतलब आपकी अमीरियत के हिसाब से डिसाइड करेगा कि आप वोट डाल सकते हो कि नहीं। उससे थोड़ा ज्यादा अमीर हो तो आप इलेक्टर बन सकते हो कि नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा अमीर हो तो नेशनल असेंबली के मेंबर बन सकते हो कि नहीं। ये सब चीजें यहां पे थी। तो डेमोक्रेसी के नाम पे आपने मोनार्च को हटाया, इक्वलिटी की आप बात करते हो, और फिर जो पॉलिटिकल आप सिस्टम लेके आ रहे हो उसमें कहीं ना कहीं इक्वलिटी है ही नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों यहां पे डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजंस दिखा रखे हैं। ये जो पेंटिंग है वो बना रखी आर्टिस्ट ली बार्बियर ने 1790 में। इस पेंटिंग में जो ये वुमन दिख रही है ये लॉ को डिनोट कर रही है और ये वुमन फ्रांस को डिनोट कर रही है। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। इस पे थोड़ी देर में आते हैं। देखिए जो संविधान शुरू हुआ फ्रांस का, वो शुरू हुआ विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजंस। इन डिक्लेरेशन में क्या था, तो भाई राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इन सबको नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट्स बताया गया। बोला गया कि हर ह्यूमन बीइंग को बाय बर्थ ये राइट अवेलेबल है, उससे ये राइट नहीं छीने जा सकते। और एक स्टेट की, कंट्री की ये ड्यूटी होती है कि वो सिटीजन के नेचुरल राइट्स को बचाए। अब यहां पे देखिए डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन क्या बोल रहे हैं। जो मैन पैदा हुए हैं वो फ्री पैदा हुए हैं और उनके पास बराबर के राइट्स हैं। द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट्स ऑफ वुमेन। यानी कि कोई भी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनेगा तो उसका अल्टीमेट गेम होना चाहिए कि वो मैन के नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट्स को बचाए, उसकी लिबर्टी को बचाए, उसकी प्रॉपर्टी को बचाए, सिक्योरिटी को बचाए और उसको ऑपरेशन से बचाए। फिर भाई The source of all sovereignty resides in the nation. No group or individual may exercise authority that does not come from the people. यानी कि सोवरेनिटी की आप बात करिए तो एक नेशन की सोवरेनिटी इस बात से आती है कि सारे ग्रुप और सारे इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं उस नेशन को चलाने में। तो कोई भी एक ऐसी अथॉरिटी नहीं हो सकती जो एक लिमिट से ज्यादा लोगों की लिबर्टी को दबाए। बट एक्चुअली में ऑन ग्राउंड में ऐसा हो नहीं रहा था। थर्ड स्टेट्स के लोग जो बहुत ज्यादा डोमिनेंट होकर नेशनल असेंबली बना रहे थे, कहीं ना कहीं वो नीचे वालों के राइट्स दबा ही रहे थे। लिबर्टी का मतलब क्या है,
कि कुछ भी ऐसा ना हो जो कि दूसरों को इंजूरियस हो। आप अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज करिए, बट आपकी लिबर्टी किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। फिर द लॉ हैज द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शन दैट आर इंजूरियस सोसाइटी, केवल उन एक्शंस को रोका जाएगा जो कि सोसाइटी के लिए नुकसानदायक है। फिर लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, all citizens have the right to participate in its formation personally or through their representatives, all citizens are equal before it। यानी कि जनरल विल का एक्सप्रेशन है लॉ, मतलब कि जो पब्लिक चाहती है वो लॉ करने की कोशिश करेगा। हर सिटीजन के पास ये अधिकार है कि वो लॉ के फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले कर सकता है, चाहे तो वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर रोल प्ले कर सकता है, चाहे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रोल प्ले कर सकता है। बट प्रॉब्लम ये है ना, आपने रोल प्ले करने के लिए पैसों की बाउंड्री लगा रखी है कि इतना टैक्स भरोगे तो वोट दोगे। अगर आप सच में इन सारे चीजों को मानते हो तो आपने वोटिंग में टैक्स को एक कंडीशन क्यों बना रखी है? तो जो कुछ भी इस डिक्लेरेशन में बोला गया था वो ऑन ग्राउंड वो इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। उसके बाद नो मैन में बी अक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमाइंड बाय लॉ। तो लॉ के हिसाब से आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो, उसको डिटेन कर सकते हो, उसके पास मुकदमा चला सकते हो। हर सिटीजन बोल सकता है, लिख सकता है, प्रिंट कर सकता है फ्रीली, ओके। और he must take responsibility for the abuse of such liberty in the cases determined by law। यानी कि बोलने की, लिखने की, प्रिंट करने की जो आजादी है, जो लिबर्टी है, अगर उस लिबर्टी को वो अब्यूज करता है, गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सिटीजन को लेनी पड़ेगी। फिर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक फोर्स and for the expenses of administration a common tax is indispensable, it must be assessed equally on all citizens in proportion of their means। यानी कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है, अगर पब्लिक को सुविधाएं प्रोवाइड करनी है, तो कहीं ना कहीं टैक्स तो लेना ही पड़ेगा। अगर हम टैक्स नहीं लेंगे तो लोगों को सुविधा कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ टैक्स लेना जरूरी है। और प्रॉपर्टी को यहाँ सैक्रेड माना गया और बोला गया कि किसी की अगर प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी उससे नहीं छीननी चाहिए, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट में प्रॉपर्टी छीनी गई है तो उसको प्रॉपर कंपनसेशन प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे एक फोटो है दोस्तों, एक रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट हैं जीन पॉल मराट। उन्होंने अपने न्यूज़पेपर जिसका नाम था लामी डू पीपल, जिसका टाइटल है द फ्रेंड ऑफ द पीपल, उसमें उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ टिप्पणी की है जिसको नेशनल असेंबली ने ड्राफ्ट किया। और टिप्पणी यह है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अमीरों के हाथ में है, ओके। तो मतलब कि जो बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट्स हैं उनको हटा के बड़े बड़े नोबल्स को, बड़े बड़े क्लर्जी को, स्पिरिचुअल कास्ट को, मोनार्च की ताकत को कम करके अब ताकत अपने हाथ में कंसंट्रेट कौन कर रहा है? रिच कर रहे हैं। तो पुअर और ऑप्रेस्ड को पहले भी दबाया गया था और पुअर और ऑप्रेस्ड को फिर से दबाया जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे द फ्रेंड ऑफ द पीपल में जीन पॉल मेरिट एक रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट है, वो ये बोल रहे हैं कि भैया गरीबों को अपने अधिकार चाहिए तो शांति से और पीसफुल तरीके से गरीबों को अधिकार नहीं मिल पाएंगे, उनको लड़के ही लेने पड़ेंगे, छीन के ही लेने पड़ेंगे। तो जिस तरीके से गरीबों ने छीन के एरिस्टोक्रेट्स को उखाड़ फेंका, उसी तरीके से उनको छीन के ये जो ओनर्स ऑफ वेल्थ है ना, ये जो थर्ड स्टेट में जो टॉप के अमीर लोग थे ना, जो अपने हिसाब से नियम कानून बना रहे हैं, अपने हिसाब से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको भी उखाड़ फेंको। फिर फ्रांस में जो बातें होती थी, जो आइडेंटिफिकेशन होता था, वो पॉलिटिकल सिंबल्स के पार्ट साथ में होता था। देखिए ज्यादातर मैन और वुमेन 18वीं शताब्दी में ना लिख पाते थे ना बोल तो पाते थे, बट वो रीड एंड राइट नहीं कर सकते। तो बोल के तो आपस में बात कर लेंगे, लेकिन लिखा है उसको पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए इमेजेस और सिंबल्स का प्रयोग किया जाता था, ओके। और डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स में भी ऐसे बहुत से सिंबल का प्रयोग किया जा रहा था। तो ब्रोकन चेन मतलब गुलामों को बांधने के लिए चेन का इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर चेन टूटी है मतलब वो गुलाम आजाद हो गया। दूसरा, एक रॉड में ताकत नहीं होती तो एक बंडल ऑफ रॉड बना दिया, और इस बंडल ऑफ रॉड का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, यानी कि एक लकड़ी को हर कोई तोड़ सकता है बट लकड़ी के झुंड को कोई नहीं तोड़ सकता। फिर यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में एक आंख है, चारों तरफ रोशनी निकल रही है। ये जो आंख है ये नॉलेज को डिनोट कर रही है, और ये जो रोशनी निकल रही है सन की रेस को डिनोट कर रही है, यानी कि ये जो रोशनी निकल रही है इस आंख से, ये ज्ञान की रोशनी है, और ये ज्ञान की रोशनी अज्ञान को दूर करेगा, इग्नोरेंस को दूर करेगा। ये सिंबल है ऑफ रॉयल पावर। देखिए अगर कभी आपने मुगल से रिलेटेड कोई सीरियल भी देखा हो तो होता था ना कि इस तरीके के कुछ फरमान आते थे, फरमान से आपने चीजें बाहर निकाली और उसको खोल के पढ़ा कि हाँ भाई क्या है। तो ये रॉयल पावर का सिंबल है। फाइनली स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। एटर्निटी की बात हो रही है। एटर्निटी मतलब चीजें निरंतर तरीके से चलती ही रहेंगी। तो जहां से चीजें शुरू हुई और जहां पे चीजें खत्म हुई हैं, ये एक साइकिल है और चीजें उस साइकिल में चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। आप जो कर रहे हो कभी ना कभी पलट के आपके पास आएगा ही, इसलिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रखिए। इस तरीके की फिलोसॉफिकल बातें हैं। फिर एक कैप है यहाँ पे, रेड फायरगियन कैप। ये कैप एक स्लेव पहनता था, कैप वॉर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। तो मान लीजिए एक स्लेव फ्री हो गया
तो फ्री होने के बाद अगर वो रेड कैप पहन रहा है तो मतलब वो पहले एक गुलाम था और बाद में वो फ्री हो गया। यहाँ पे नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस हैं ब्लू व्हाइट रेड, तो ये ब्लू रेड ये और व्हाइट जो यहाँ पे नजर आ रहा है, दीज आर बेसिकली नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। फिर आगे बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, ये विंग्ड वुमन लॉ को डिनोट कर रही है फ्रांस के अंदर। और ये लॉ टैबलेट, ये क्या बोलता है कि भैया जो नियम कानून है ना सबके लिए बराबर है और सब लोग इन नियम कानूनों के सामने सेम है। ओके, फिर हम लोग शुरू करते हैं। फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्ची एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। देखिए फ्रांस में सिचुएशन टेंस थी, कहीं ना कहीं आप नया संविधान ले आए बट ग्राउंड लेवल पे लोगों के हालात नहीं सुधरे, लोगों के हालात अभी भी खराब थे। जब लोगों को खाने पीने का पैसा मिल जाएगा, उनके हालात सुधर जाएंगे, तब वो थोड़ा शांति में आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं हो रहा था। लुई 16 ने संविधान पे साइन कर दिया था, बट अंदर ही अंदर लुई 16 भुने पड़े थे। उनको लग रहा था कि यार ये क्या है, मेरी बादशाह छीन ली इन लोगों ने, पागल बना रहे हैं मेरे को। तो लुई 16 ने अपने आप को स्मार्ट समझा। लुई 16 ने क्या बोला कि ये जो लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं ना, मैं इनको बेवकूफ बनाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, प्रशिया, प्रशिया मतलब उस समय पे जर्मनी को प्रशिया बोलते थे, जर्मन एम्पायर को। तो प्रशिया के किंग के साथ ये डील करने लगे और इनका ये प्लान था कि एकदम से आर्मी मंगा के मैं फ्रांस की इस क्रांति को दबा दूंगा। कहीं ना कहीं उस समय पे पूरी दुनिया में और पूरे यूरोप में मोनार्की चला करती थी, तो यूरोप के रूलर्स को लगने लगा कि ये फ्रांस में जो इक्वालिटी की लहर उठी है ये तो हमारे देश में भी आ जाएगी। तो वो रूलर्स और प्रशिया के रूलर्स ये लोग बड़े इंटरेस्टेड थे कि भैया फ्रांस में अपनी सेना भेजते हैं और इस सेना के थ्रू इस क्रांति को बंद करते हैं, क्योंकि जो क्रांति फ्रांस में 1779 1789 से शुरू हुई है ये भैया हमारे दरवाजे तक आएगी ही आएगी। ये बात की खबर पता चल गई नेशनल असेंबली को। अभी इतने हाई लेवल की डीलिंग होगी तो नेशनल असेंबली को तो बातें पता चली जाएंगी। जब नेशनल असेंबली को ये बातें पता चली, नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में डिक्लेयर किया कि वी आर एट वॉर विद प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। हजारों की तादाद में लोग आर्मी से जुड़ने लगे। उन्होंने बोला कि अब ये जो जंग है ये राजाओं के अगेंस्ट है, एरिस्टोक्रेसीज के अगेंस्ट, पूरे यूरोप के एरिस्टोक्रेसी और राजा के अगेंस्ट हम एक लड़ाई करेंगे, इनको उखाड़ फेंकेंगे। पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए जाने लगे। एक था मर्साइलिस, जिसको कंपोज किया था रॉजेट डी लाइज ने। इसको पहली बार वॉलंटियर्स ने सिंग किया। देखिए, इट वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्साइली। मर्साइली नाम का एक शहर था, वहां पे इस गाने को गाया गया एज दे मार्च्ड इनटू पेरिस। ओके, आज की डेट में मर्साइलिस नाम का ये जो सॉन्ग है, दिस इज बेसिकली द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। रेवोल्यूशनरी वॉर से एक और प्रॉब्लम है। देखिए, जब आप रेवोल्यूशन करते हो, सरकार के अगेंस्ट लड़ाई करते हो, तो उसका आपको एक खामियाजा भुगतना पड़ता है, आपको बहुत सा नुकसान होता है, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आती है, आपके पास खाने पीने के पैसे नहीं होते। तो मेन तो लड़ने चले गए। अब जब मेन लड़ने चले गए तो घर पे कौन बचा? वुमेन। तो बच्चों को वुमेन को देखना है, घर वुमेन को चलाना है, बड़ों को वुमेन को देखना है। तो भाई पैसा कमाने की जिम्मेदारी और अपनी फैमिली को देखने की जिम्मेदारी इन औरतों पे आ गई। और औरत भी यहाँ पे एक ताकतवर सेक्शन होके आगे आएगी, क्योंकि ट्रेडिशनल फ्रेंच सोसाइटी में तो लेडीज को दबाया ही जाता था। दुनिया भर की जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है वहां पे हमेशा लेडीज को दबाया गया। ओके, आगे बात करें। Large sections of the population were convinced that the revolution had to be carried further as Constitution of 79 gave political rights only to the richest section of society। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि भैया सोसाइटी के बहुत से सेक्शंस बोल रहे हैं कि यार ये जो 1791 का संविधान बनाया है इसमें तो ताकतवर लोगों ने ताकत अपने हाथ में रखी है। अरे भाई, गरीबों को तो कुछ ताकत मिल नहीं रही है। तो ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, ये जो इनके एक्शंस हैं, ये तो रिच को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे लिए भी तो कुछ करो, गरीब तबके के लिए कुछ करो। और जब गरीब तबके की बात आती है तब एक नए रेवोल्यूशनरी फेज की बात आएगी और तब एंट्री होगी जैकोबिन्स की। अब ये जैकोबिन्स क्या है इसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और इन्हीं जैकोबिन्स के साथ टीपू सुल्तान ने भी रिश्ते बनाने की कोशिश की थी। याद करिए टीपू सुल्तान का टेन्योर कब से कब तक था। आपको मैंने फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड में तो खैर हैदर अली था, ये सब पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे वीडियो खत्म कर रहा हूँ, अगली वीडियो में इस चीज़ को कंटिन्यू करूंगा। आशा करता हूँ आपको चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।